हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 11 सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू ऑन सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नाम का जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो सोशल स्ट्रक्चर को कैसे समझाता है। आपको इसके मेन असम्पशंस, इंपॉर्टेंट थिंकर्स जैसे एमिल डर्कहाइम और टेलकोट पार्सन्स के आइडियाज समझने हैं। साथ ही बताना है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और रोल समाज को स्टेबल बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है समाज के ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स जैसे रोल्स, रिलेशनशिप्स और इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू सोसाइटी को एक सिस्टम के रूप में देखता है जिसमें हर पार्ट अपनी फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। थिंकर्स जैसे डर्कहाइम, स्पेंसर और पार्सन्स ने इस थियरी को डेवलप किया। इस आंसर में हम देखेंगे कि फंक्शनलिज्म सोशल स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करता है, एग्जाम्पल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक थियोरेटिकल अप्रोच है जो सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में देखता है। हर इंस्टीट्यूशन फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। इसका मेन असम्पशन है कि सोसाइटी स्टेबिलिटी चाहता है और हर इंस्टीट्यूशन या रोल एक नीड को फुलफिल करता है। डर्कहाइम ने कहा कि सोसाइटी सिर्फ इंडिविजुअल्स का सुम नहीं है, इसके अपने नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं। एग्जाम्पल, फैमिली में पेरेंट्स बच्चों को संस्कार और एजुकेशन देते हैं और बच्चे नॉर्म्स सीखते हैं। 2. इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। एमिल डर्कहाइम सोशल फैक्ट्स और कलेक्टिव कॉन्शियंस का कॉन्सेप्ट दिया। इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी को सॉलिडारिटी और ऑर्डर देते हैं। एग्जाम्पल, उनकी डिवीजन ऑफ लेबर स्टडी बताती है कि स्पेशलाइजेशन से सोसाइटी स्ट्रॉन्गर होती है। हर्बर्ट स्पेंसर सोसाइटी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कंपेयर किया, हर ऑर्गन, इंस्टीट्यूशन का रोल इंपॉर्टेंट है। टैलकोट पार्सन्स AGIL मॉडल दिया, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी बताता है कि सोसाइटी सर्वाइव और बैलेंस कैसे करती है। रॉबर्ट के मर्टन मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया और डिसफंक्शंस को भी हाईलाइट किया। 3. सोशल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स। इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन और रिलीजन जैसे स्ट्रक्चर्स बिहेवियर को गाइड करते हैं। रोल्स और नॉर्म्स, हर इंसान के रोल्स होते हैं जैसे टीचर, स्टूडेंट और नॉर्म्स जो उनके बिहेवियर को गाइड करते हैं। स्टेटस, सोसाइटी में हर पोजीशन, मदर, वर्कर, लीडर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रिविलेजेस होते हैं। 4. स्ट्रेंथ्स और क्रिटिसिज्म। स्ट्रेंथ्स स्टेबिलिटी और शेयर्ड वैल्यूज को हाईलाइट करता है। समाज के पार्ट्स कैसे कनेक्टेड हैं ये बताता है। क्रिटिसिज्म कॉन्फ्लिक्ट और चेंज को इग्नोर करता है। मार्क्सिस्ट्स कहते हैं कि इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करता, बहुत ज्यादा हार्मनी पे फोकस है। एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस, एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पढ़ाई नहीं कराता बल्कि वैल्यूज और डिसिप्लिन भी सिखाता है। रिलीजन कम्युनिटी को बिंद करता है और मोरल वैल्यूज प्रमोट करता है। क्राइसिस जैसे फ्लड्स में गवर्नमेंट, हेल्थ और मीडिया मिलकर सोसाइटी को स्टेबल रखते हैं। कंक्लूजन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म समझने का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जो बताता है कि हर इंस्टीट्यूशन और रोल स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। यह थियरी कोहीजन और ऑर्डर को समझाती है पर कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी को कम हाईलाइट करती है। एग्जाम के लिए थिंकर्स, थियरीज और एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह याद करना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Distinguish between the concept of power and authority. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पावर और अथॉरिटी का मतलब समझना है और दोनों के बीच का फर्क बताना है। इसमें डेफिनेशंस, मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और जरूरत हो तो थिंकर्स जैसे मैक्स वेबर का रेफरेंस देना है। एग्जाम्पल्स देना भी इंपॉर्टेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पावर और अथॉरिटी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो समाज में कंट्रोल और इन्फ्लुएंस को समझाते हैं। पावर का मतलब है दूसरों से अपनी मर्जी के हिसाब से काम करवाना,
चाहे वो माने या ना माने, जबकि अथॉरिटी वो पावर है जो लोगों के द्वारा लेजिटिमेट और एक्सेप्टेड होती है। मैक्स वेबर ने इन दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन दिया है। इस आंसर में हम दोनों टर्म्स को डिफाइन करेंगे, उनके डिफरेंसेस बताएंगे और एग्जाम्पल से समझाएंगे। मेन बॉडी। सब हेडिंग 1, पावर को समझना। पावर की डेफिनेशन और नेचर। पावर का मतलब है किसी व्यक्ति या ग्रुप की दूसरों के बिहेवियर पर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रखना, चाहे वो अग्री करे या अपोज करे। इसमें लेजिटिमेसी जरूरी नहीं है। पावर के टाइप्स। कोअर्सिव पावर, जब फोर्स या धमकी का यूज किया जाता है, जैसे आर्मी या पुलिस। रिवॉर्ड पावर, जब रिवॉर्ड या बेनिफिट देकर इन्फ्लुएंस किया जाता है, जैसे एम्प्लॉय का बोनस। एक्सपर्ट पावर, जब नॉलेज या स्किल की वजह से पावर मिलती है, जैसे डॉक्टर या साइंटिस्ट। रेफरेंट पावर, जब रिस्पेक्ट या एडमिरेशन की वजह से पावर मिलती है, जैसे लीडर्स या सेलिब्रिटीज। एग्जाम्पल, कोई डिक्टेटर बिना पब्लिक कॉन्सेंट के रूल्स इम्पोज करता है तो वो पावर है, पर अथॉरिटी नहीं। सब हेडिंग 2, अथॉरिटी को समझना। अथॉरिटी की डेफिनेशन और नेचर। अथॉरिटी वो पावर है जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड और लेजिटिमेट मानी जाती है। ये यूजुअली लॉज, रूल्स या ट्रेडिशंस पर बेस्ड होती है। मैक्स वेबर का अथॉरिटी क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर बेस्ड, जैसे राजा महाराजा। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, लीडर के पर्सनल चार्म और क्वालिटीज पर बेस्ड, जैसे महात्मा गांधी। लीगल रैशनल अथॉरिटी, लॉज और रूल्स पर बेस्ड, जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट। की कैरेक्टरिस्टिक्स, अथॉरिटी स्टेबल होती है और नॉर्म्स के अंडर चलती है। सब हेडिंग 3, पावर और अथॉरिटी के फर्क। लेजिटिमेसी, पावर को लेजिटिमेसी की जरूरत नहीं। अथॉरिटी बाय डेफिनेशन लेजिटिमेट होती है। सोर्स, पावर कहीं से भी आ सकती है, पैसा, नॉलेज या इन्फ्लुएंस। अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन या नॉर्म से मिलती है। स्टेबिलिटी, पावर टेम्पररी या अनस्टेबल हो सकती है, अथॉरिटी ज्यादा स्टेबल होती है। रेजिस्टेंस, पावर इंपोज हो सकती है इसलिए रेजिस्टेंस आ सकता है, अथॉरिटी ज्यादा एक्सेप्टेड होती है इसलिए रेजिस्टेंस कम होता है। सब हेडिंग 4, दोनों के बीच रिलेशन और एग्जाम्पल्स। ओवरलैप, अथॉरिटी कभी पावर का यूज करती है, जैसे पुलिस लॉज एनफोर्स करती है। पावर भी अथॉरिटी के बिना एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे रेबल लीडर। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सीईओ के पास अथॉरिटी होती है जो एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइज करते हैं। हैकर के पास पावर होती है सिस्टम पर अथॉरिटी नहीं होती। कंक्लूजन, पावर और अथॉरिटी कनेक्टेड है पर अलग कॉन्सेप्ट्स है। पावर इन्फ्लुएंस या कंट्रोल के बारे में है, अथॉरिटी वो राइट है जो लोग एक्सेप्ट करते हैं। सोशियोलॉजी और गवर्नेंस समझने के लिए इन दोनों का फर्क क्लियर होना जरूरी है। अथॉरिटी स्टेबल होती है, पावर कभी कभी कंटेस्ट होता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 7, कॉन्फ्लिक्ट्स आर डिसफंक्शनल इन सोसाइटी। डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स या टकराव को अक्सर नेगेटिव या डिसफंक्शन माना जाता है। हमें बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्यों इसे हार्मफुल माना जाता है, और क्या ये हमेशा ही बुरा होता है या कुछ पॉजिटिव रोल्स भी होते हैं। सोशियोलॉजिस्ट के व्यूज और एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के बीच इंटरेस्ट्स, गोल्स या वैल्यूज में टकराव होता है। इस क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट को डिसफंक्शनल कहा गया है, यानी ये समाज की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। लेकिन थिंकर्स जैसे कार्ल मार्क्स और लेविस कॉजर ने बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि चेंज का सोर्स भी हो सकता है। इस आंसर में हम कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स और क्या ये हमेशा हार्मफुल है या नहीं, यह डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब और नेचर। डेफिनेशन और स्कोप। कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग लेवल्स पर होता है, इंडिविजुअल्स के बीच, ग्रुप्स के बीच, ऑर्गेनाइजेशंस या नेशंस के बीच। ये रिसोर्सेज, पावर या स्टेटस के लिए होता है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट्स जैसे टेलकॉट पार्सन्स कहते हैं कि सोसाइटी एक सिस्टम है जो बैलेंस चाहता है और कॉन्फ्लिक्ट उसको तोड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट समाज का नेचुरल पार्ट है। डिसफंक्शन क्या है? डिसफंक्शन का मतलब है नेगेटिव इफेक्ट्स, वायलेंस, इंस्टेबिलिटी, ऑर्डर का ब्रेकडाउन, कोऑपरेशन की कमी। 2, कॉन्फ्लिक्ट के डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स। सोशल ऑर्डर का ब्रेकडाउन। कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस, लॉलेसनेस और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो सकता है।
एग्जाम्पल कम्युनल राइट्स या पॉलिटिकल अनरेस्ट। रिसोर्सेज और प्रोडक्टिविटी का लॉस। वॉर्स या स्ट्राइक्स से इकोनॉमी को नुकसान होता है, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल और सोशल स्ट्रेस। कॉन्फ्लिक्ट से स्ट्रेस, मिसट्रस्ट और एलियनेशन होती है। एग्जाम्पल्स रवांडा के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या इंडिया का पार्टीशन दोनों के लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉमेटिक इफेक्ट्स हुए। 3. कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव या फंक्शनल एस्पेक्ट्स। सोशल चेंज का एजेंट। कोजर और देहरेंडॉफ ने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट रिफॉर्म और एडेप्टेशन के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल सिविल राइट्स मूवमेंट, विमेन्स मूवमेंट। ग्रुप यूनिटी। बाहर का थ्रेट ग्रुप को अंदर से ज्यादा यूनाइट करता है। एग्जाम्पल एक्सटर्नल वॉर के टाइम नेशन एक होता है। इनोवेशन और प्रोग्रेस। स्ट्राइक्स या डिस्प्यूट से कभी कभी बेटर लॉज और वर्किंग कंडीशंस बनती है। बैलेंस ऑफ पावर। कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी एक ग्रुप को डोमिनेट करने से रोकता है, चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करता है। 4. बैलेंस्ड व्यू और डिस्कशन। हमेशा बुरा नहीं। कॉन्फ्लिक्ट हर टाइम नेगेटिव नहीं होता। ये हिडन प्रॉब्लम्स को सामने लाता है। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट उसके इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और हैंडलिंग पर डिपेंड करता है। पीसफुल प्रोटेस्ट और वायलेंट अपराइजिंग के रिजल्ट्स अलग होते हैं। थियोरेटिकल इंसाइट। फंक्शनलिस्ट्स ऑर्डर और स्टेबिलिटी को फोकस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट्स इनइक्वालिटी और स्ट्रगल को। बैलेंस्ड आंसर दोनों को एक्सेप्ट करता है। कंक्लूजन। कॉन्फ्लिक्ट समाज के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये कभी कभी वायलेंस और इंस्टेबिलिटी लाता है। लेकिन ये नेचुरल भी है और कई बार प्रोग्रेस और रिफॉर्म के लिए जरूरी होता है। इसलिए इसे सिर्फ नेगेटिव देखना गलत है। हर समाज अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करके ही ग्रो करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Is marriage a social institution? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि शादी को एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों माना जाता है। हमें सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब बताना है, शादी के फीचर्स, रोल्स और सिग्निफिकेंस समझाना है। साथ ही थियरीज और एग्जाम्पल्स के साथ इसका डिस्कशन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। शादी इंसानी समाज की सबसे पुरानी और यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। ये एक ऐसा सामाजिक संबंध है जो 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच होता है और जिसमें फैमिली लाइफ, सेक्सुअल रिलेशंस और बच्चों की परवरिश के राइट्स और ड्यूटीज सम्मिलित होते हैं। सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और कानून के थ्रू ये संबंध फॉर्मल बन जाता है। सोशियोलॉजिस्ट जैसे एमिल डर्कहाइम और मालिनोव्स्की ने शादी को समाज का एक मूल आधार बताया है। इस आंसर में हम देखेंगे कि शादी को एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों माना जाता है। मेन बॉडी। 1. शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब। सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जो समाज के बेसिक नीड्स को पूरा करता है, जैसे फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी। शादी फैमिली इंस्टीट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। शादी का इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर। शादी सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि ये कानून, परंपरा, कस्टम्स और रिलीजन के थ्रू फॉर्मल होता है। एग्जाम्पल्स। हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज, मुस्लिम निकाह, सिविल मैरिज ये सब इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स दिखाते हैं। 2. शादी के फंक्शंस और इम्पोर्टेंस। सेक्सुअल बिहेवियर का रेगुलेशन। शादी समाज में सेक्सुअल रिलेशंस के लिए एक्सेप्टेड बाउंड्रीज बनाता है। फैमिली फॉर्मेशन और बच्चों की परवरिश। शादी एक स्टेबल पारिवारिक सेटअप देती है जो लिनिएज, इनहेरिटेंस और आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट। शादी में रिसोर्सेज शेयर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होती है और इमोशनल सपोर्ट मिलता है। सोशलाइजेशन। फैमिली के थ्रू वैल्यूज, नॉर्म्स और कल्चर सीखे जाते हैं। एग्जाम्पल। इंडियन सोसाइटी में कास्ट, किनशिप और प्रॉपर्टी रिलेशंस मैरिज के साथ जुड़े होते हैं। 3. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। फंक्शनलिस्ट व्यू। पार्सन्स कहते हैं कि मैरिज सोसाइटी को स्टेबिलिटी और ऑर्डर देता है, इमोशनल और इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करता है। कॉन्फ्लिक्ट। फेमिनिस्ट व्यू। शादी कभी कभी इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, जैसे पेट्रियार्कल डोमिनेंस या प्रॉपर्टी राइट्स। फेमिनिस्ट्स इसको जेंडर रोल्स रिइंफोर्स करने वाला मानते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट। यहां मैरिज को डेली इंटरैक्शंस और मीनिंग्स के थ्रू समझा जाता है। एग्जाम्पल। अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज के कल्चरल डिफरेंसेस। 4. बदलते समय में शादी। मॉडर्नाइजेशन और इंडिविजुअलिज्म। एजुकेशन, जॉब्स और अर्बनाइजेशन ने लेट मैरिज, लाइव इन रिलेशनशिप्स और फर्टिलिटी डिक्लाइन जैसे ट्रेंड्स लाए हैं। लीगल रिफॉर्म्स।
इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन और सेम सेक्स मैरिजेस कुछ सोसाइटीज में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। चैलेंजेस: डिवोर्स रेट बढ़ना, कोहैबिटेशन और जेंडर रोल क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल मैरिज को चैलेंज करते हैं। एग्जाम्पल: इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे लॉस नए डायमेंशंस देते हैं। कंक्लूजन: शादी आज भी एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो समय के साथ बदल रहा है पर अपनी कल्चरल इंपॉर्टेंस नहीं खोया है। यह रिलेशनशिप्स को ऑर्गेनाइज करता है, सोसाइटी को स्टेबिलिटी देता है और इमोशनल और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मॉडर्नाइजेशन के बावजूद शादी नए फॉर्म्स अडॉप्ट कर रही है और ज्यादा इक्वालिटी और फ्रीडम दिखा रही है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।